रमन और अमन दोनों पक्के दोस्त थे। रमन एक अमीर परिवार का लड़का था और अमन एक गरीब घर का लड़का था। दोनों की शादी भी हो चुकी थी। दोनों ही अपने अमीरी गरीबी में काफी खुश थे। ऐसी एक दिन रमन अमन को मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है, कितने दिन बाद मिल रहे हो अमन, कितना अच्छा लग रहा है तुमको देखकर। हाँ, ये बात तो है। क्यों ना कुछ दिन हम अपने घर से आराम लेकर हम दोनों वाटर पार्क या कहीं और चले क्या? भाई तू जानता है ना, मेरी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं इतना खर्चा कर सकूं। तो भाई मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा खर्चा। नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं यार। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू सब कुछ अकेला करे। तो फिर क्या किया जाए? मेरे पास एक तरीका है। क्या है, बोलो। क्यों ना हम दोनों अपने अपने तरीके से वाटर पार्क के मजे लें। तुम मुझे दिखाना कि अमीर कैसे नहाते हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गरीब कैसे नहाते हैं। बोलो कैसा लगा? एकदम सही यार, मजा आ गया सुन के। ऐसे ही दोनों दोस्त काफी समय तक एक दूसरे से बात करते रहे और अपने अमीर वर्सेस गरीब के नहाने का प्लान भी डन करते हैं। जिसके बाद दोनों अपने घर पर चले जाते हैं। अमन घर पर जाकर अपनी बीवी मीनू को सब कुछ बताता है, जिस पर वो बोलती है, अजी सुनिए, ये आप अपने दोस्त को कैसा वादा करके आए हो? आप जानते हो ना, हमें नहाने खाने पीने में कितनी ज्यादा दिक्कत है और आप अपने अमीर दोस्त को न्योता दे आए हो। ये सब कैसे होगा? सब हो जाएगा मीनू, चिंता मत करो। तुम बस थोड़ी बहुत जो हो सके इंतजाम कर लेना। ठीक है, जैसा आप कहें। इतना कहकर मीनू अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिनों बाद रमन का फोन अमन को आता है और वो उसे अपने घर पर नहाने के लिए बुलाता है। अमन अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर रमन के घर पर चला जाता है, जहाँ पर रमन अपने बड़े घर में अमन का वेलकम करता है। दोनों दोस्त काफी देर तक बात करते हैं। तभी रमन बोलता है, चल बेटे, बात तो बहुत हो गई। अब मैं तुझे अपने घर का सबसे जरूरी जगह दिखाता हूँ और वो है हमारे घर का वॉशरूम। एक बार नहाता हूँ ना तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। हाँ हाँ जरूर। इतना कहकर रमन अमन को अपना घर घुमाता है। जिसके बाद वो अमन को अपने कमरे के बाथरूम में ले जाता है। इतना बड़ा बाथरूम देखकर अमन बोलता है, अरे भाई ये तो कमाल ही है। सच में इतना बड़ा घर मेरा नहीं है जितना बड़ा तुम्हारा ये बाथरूम है। अरे अंदर चल के तो देख। इतना कहकर अमन रमन को बाथरूम के अंदर ले जाता है, जहाँ एक बहुत बड़ा सा बाथटब था, जिसे देखकर अमन बोलता है, भाई ये क्या है? इसमें क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं क्या बैठकर? काफी सुंदर भी है। नहीं नहीं, इसे बाथटब कहते हैं। इसमें जैसे मर्जी बैठ के हो या लेट के हम अपनी पसंद से नहा सकते हैं। अपनी पसंद का शावर जेल डालकर या अपनी इच्छा अनुसार गर्म या ठंडे पानी से नहा सकते हैं हम। अच्छा ये बात है। ये सब क्या रखा हुआ है? बाथरूम में मोमबत्ती कौन रखता है? अरे ये स्पेशल कैंडल होती है। इन्हें जलाने से जो फ्रेग्रेंस आती है ना, मतलब खुशबू, ओए होए क्या खुशबू होती है, मन मोह जाता है। ऐसे ही रमन अमन को अपने बाथरूम के बारे में बताता है। तभी अमन पर्दा लगा छोटा सा कांच का कमरा देखकर बोलता है, भाई सब समझ में आ गया, लेकिन ये बाथरूम में छोटा सा कांच का कमरा क्यों बना है? इसे कांच का कमरा नहीं, इसे स्टीम बाथ लेना कहते हैं। वह बटन देख रहा है ना, वह वहाँ से स्टीम आना शुरू हो जाता है। स्टीम लेने से बॉडी में चमक आती है, चमक। क्या बात है, इतना सब कुछ वो एक बाथरूम में? अमीरों को नहाना भी ना क्या कमाल ही है। ऐसे ही दोनों दोस्त काफी देर तक बाथरूम का मुआयना करते रहे। जिसके बाद रमन अमन को अपने बाथरूम के बारे में सारी चीजें बता देता है। रमन अमन को बाथ टब भर के उसकी पसंद के अनुसार शावर जेल डाल देता है और बाहर चला जाता है। जैसे ही अमन अपना पहला कदम बाथ टब में रखता है, तभी वो खुद से बोलता है, ऐसा लग रहा है किसी तालाब में पैर रखने जा रहा हूँ। हे भगवान बचा लेना, कहीं इस बाथ टब में नहाने के चक्कर में मुझे कुछ हो ना जाए। इतना पानी भी खराब हो जाएगा। जैसे तैसे करके अमन रमन के बड़े बाथरूम में एक अमीरों वाला स्नान करता है। जिसके बाद वो बाथ गाउन पहनकर बाहर आता है और रमन से बोलता है, भाई कैसा लगा मेरा बाथरूम? नहा के मजा तो आया ना? बहुत मजा आया। जितना पानी मैंने एक दिन में खर्च किया उतना मैं एक हफ्ते में खर्च करता हूँ। थैंक यू यार, तूने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। यूं बोलने से काम नहीं चलेगा, अब मैं भी तेरे घर पर आऊंगा। कुछ देर बाद अमन रेडी हो जाता है और अपने घर पर चला जाता है। घर जाकर अमन मीनू को सारी बातें बताता है। तभी मीनू बोलती है, हे भगवान, अमीरों का नहाना कितना ज्यादा अच्छा होता है। आज पता चला है। पता नहीं आपके दोस्त हमारे घर आएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। आप ही गरीब हैं, कहीं अब इस अमीर गरीब के नहाने के चक्कर में आपके दोस्त के सामने इज्जत का फालूदा न बन जाए हमारा।
अरे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अमीरों को नहाना भले ही अच्छा है, पर इतना पानी खराब करना बहुत गलत बात है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बात करते रहे और कुछ दिनों बाद रमन अमन के घर पर आता है। अमन के घर जगह जगह पर छोटे छोटे बोतल और डब्बों के अंदर पानी स्टोर करके रखा हुआ था। ये देखकर रमन बोलता है, तेरे घर में हर तरफ ये पानी के डब्बे भरकर क्यों रखे हुए हैं? भाई पानी स्टोर करके रखा हुआ है। क्यों, तेरे घर पर पानी की सुविधा नहीं है क्या? सुविधा है, पर आपके घर जितनी नहीं। तो फिर भाई अपने नहाने का प्लान क्या है? सब बताता हूँ भाई, आराम से तो बैठो। इतना कहकर रमन अमन के पास बैठ जाता है। मीनू दोनों दोस्तों के खाने पीने का प्रबंध करती है, जिसके बाद मीनू हाथों में 2 भरी हुई बाल्टियां लेकर आती है और बोलती है, ये लीजिए आपके और आपके दोस्त के नहाने के लिए ताज़ा पानी। 1 घंटा लाइन में खड़ी हुई तब जाकर मिला है। बाकी किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता दीजिए। इतना कहकर मीनू चली जाती है और रमन बोलता है, 2 बाल्टी पानी में कैसे नहाएंगे हम 2 लोग? भाई इससे ज्यादा पानी तो हम अपने फ्लश में बहा देते हैं। भाई यही तो फर्क है अमीर और गरीब के नहाने में। तुम्हारे घरों में 24 घंटे पानी आता है और हम जिन्हें बस टाइम पर और जरूरत पड़ने पर पानी मिलता है। और हमें पानी लाने के लिए ना सुबह 4 बजे उठ के एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है। फिर बड़ी मुश्किलों से 2 डिब्बे पानी के मिलते हैं, उसी से हमें अपना पूरा दिन बिताना पड़ता है। और अधिक जरूरत के लिए हमें पानी डब्बे और बोतल में स्टोर करके रखना पड़ता है। तो भाई तुम लोग नहाते धोते कैसे हो इतनी तंगी में? भाई नहाते भी हम लिमिट से ही हैं। 1 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, एकदम फ्रेश फीलिंग आती है। जब मैं तेरे घर गया मैंने देखा तुम बाथटब में इतना सारा पानी बर्बाद करते हो। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उस वक्त तुमसे कुछ कहता तो शायद तुम्हें बुरा लग जाता, इसलिए अब तो अपनी आंखों से देख ही रही हो। अमन रमन को अपने साथ आसपास के घरों में ले जाता है, जहां उसी की तरह लोगों ने अपने घर पर पानी स्टोर करके रखा हुआ होता है। जिसके बाद अमन उसे नलके के पास लेकर जाता है, जहां पर पीने के पानी की एक लंबी लाइन लगी होती है। ये देखकर रमन को बहुत दुख होता है। जिसके बाद दोनों दोस्त घर पर आ जाते हैं। अमन अपने घर के छोटे से बाथरूम में रमन के लिए 1 बाल्टी पानी, तौलिया, साबुन और शैम्पू रख देता है। रमन 1 बाल्टी पानी से नहाता है और बाहर आता है। तभी अमन बोलता है, भाई कैसा लगा गरीबों का स्नान? भाई बहुत अच्छा, आज नहाने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। ये तो अच्छी बात है। अमीर होना ठीक है, पर पानी का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी जरूरत है। हमारी इसी आदत के कारण कितने लोगों को पानी मिलता ही नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी मोटर लगने के कारण पानी का स्तर जमीन से नीचे हो गया है, जिस वजह से गरीब लोगों को लगातार हाथ से चलने वाले नल से पानी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। दोनों दोस्त बात ही कर रहे होते हैं कि तभी मीनू आ जाती है और बोलती है, भाई साहब अगर आप नहा लिए हैं तो खाना तैयार है, आप दोनों खा लीजिए। हाँ तुम खाना लगा दो, हम आ रहे हैं। जी ठीक है, जी ठीक है। मीनू अमन और रमन के लिए खाना परोस देती है। दोनों दोस्त एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जिसके बाद रमन अपने घर पर चला जाता है। अमन के घर के हालात देखकर और पानी की समस्या को समझते हुए अब रमन भी अपनी आदतों में सुधार कर लेता है और वह नहाने के पानी के लिए उतना ही इस्तेमाल करता है जितना कि उसको जरूरत होती। अपने आसपास के लोगों को भी अमन बचत के बारे में समझाना शुरू करता है। अच्छी बात ये थी कि रेपुटेशन होने की वजह से अमन नगर पालिका में भी बात करता है और गरीबों के पानी पीने की समस्या को उनके सामने रखता है। जिसके बाद अमन और बहुत सारे लोग नगर पालिका में एक दरखास्त लिखकर डालने को कहते हैं। जिसके बाद कुछ ही समय बाद सभी गरीबों के घर में पानी के कनेक्शन कर दिए जाते हैं, ताकि सभी को समय पर पानी उपलब्ध हो और सभी लोग अपने जीवन में खुशहाल से रहते हैं। नम्रता अपनी सास ससुर और पति के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन नम्रता रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास ललिता उससे कहती है, अरे ओ बहू, जब देखो बाहर चली जाती है। अरे ओ बहू, देख जरा तेरे ससुर जी कहाँ है, देखना कहीं कीड़े पड़े ना हो। उफ, ये कैसा सर दर्द है, जब देखो इनकी बातें सुनते रहो, बातें ना मानो तो अपना ही गला फाड़ कर शुरू हो जाते हैं। क्यों री बहू, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। तेरी आदतें देखकर लगता है कि बूढ़ी मैं नहीं तू हो गई है। सुनाई भी कम देने लगा है तुझे। आई माँ जी, बस खाना बन जाए तब जाकर मैं बापूजी को ढूंढती हूँ। ये अलग ही सर दर्द है। जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ तब से मुझे नौकरानी बना कर रखा है। कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। क्यों रे बहू, क्या बोल रही है?
तुझे क्या लगता है अगर तू रसोई में खुद से बतिया लेगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्या? सब सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ तेरी तरह। हे भगवान, मेरी सास तो एक बला से कम नहीं है, जब देखो कान खोल कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नम्रता अपने ससुर जी को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ दूर जाकर उसे अपना ससुर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है। तभी वो उनके पास जाकर बोलती है, पिताजी, पिताजी, चलिए घर चलिए, बहुत वक्त हो गया है। माँ जी भी बहुत चिंता कर रही हैं, सुबह से परेशान हैं आपके लिए। क्या? कौन मेरा इंतजार कर रहा है? माँ जी? किसकी माँ जी? और मेरा क्यों इंतजार कर रही है? मैंने कौन सा उसकी बाबूजी जेब में लेकर आया हूँ? उनके बाबूजी आप ही हो। अब चलिए, अगर माँ जी यहाँ आ गई तो आपका क्या होगा, और आप ही समझ सकते हैं। उफ, ये अलग सर दर्द है। अब ये काम भी मुझे ही करना है। शराब पिए ये और घर ले जाऊं मैं, हद है। अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? आओ तुम्हारा सर दबा दूं, देखना झट से सर दर्द गायब हो जाएगा। आप घर चलिए, बहुत काम है, वो सब भी हमको झटपट निपटाना है। जब देखो पी पा के नीचे आकर बैठ जाते हो, आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? हमेशा आपको आपकी बहू घर लेके जाती है। बहू? अरे कौन सी बहू? मेरी तो शादी हुई नहीं हुई, तो ये बहू कहाँ से आ गई? और ये बोल क्या रही है? जब देखो जो भी बोलना है मुंह पे बोलो, ताकि मुझे भी सुनाई तो दे। कुछ नहीं, बस आपके घर की बहू बनकर जिंदगी बर्बाद हो गई, यही बोलना था। नम्रता अपने ससुर को घर लेकर आती है और घर के कामों में फिर से जुट जाती है। अगली सुबह नम्रता घर का काम कर ही रही होती है तो ललिता टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन उर्मिला आती है और बोलती है, अरे ललिता, देखना खबर क्या दिखा रही है। अरे देख भी ले, क्या खबर आई है। अरे वही तो देख रही हूँ, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी खबर दिखी ही नहीं जैसे तू उछल उछल कर बता रही है। शायद चला गया होगा वो खबर। अरे बहुत भयानक खबर था। अरे सुन ना ललिता, जब तक मैं खबर बताती हूँ तुझे, अपनी बहू को बोलना चाय बना कर ले आएगी। जाना, तू ही बोल कर आ, मना नहीं करेगी तुझे। जाकर बोल क्या, कड़क चाय बनाने। तेरी बहू जितनी चालाक है ना, कहीं मुंह पर मना ना कर दे चाय के लिए। रहने दे, फिर कभी चाय पी लूंगी मैं। तू रुक जा, मैं ही चाय के लिए बोल कर आती हूँ। सिर्फ पीठ के पीछे बोलती रहती है, कुछ कर नहीं सकती। रुक बहू, अरे ओ बहू। तभी नम्रता जल्दी से रसोई से बाहर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी रिमोट दो, टीवी पे ना बढ़िया खबर दिखा रहे हैं। अरे कहाँ रख दिया आपने रिमोट? रिमोट वगैरह बाद में ढूंढ लेना, पहले जाकर चाय बना ले आ। देख उर्मिला चाची आई है। हाँ ठीक है ना, आइए। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? अब तो रिमोट दे दीजिए, माँ जी न्यूज़ नहीं देख पाऊंगी मैं। अरे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है हमें? बताएगी या इधर उधर खुद ही ढूंढती रहेगी? हाँ मिल गया रिमोट, अब एक न्यूज़ चलाती हूँ। आप लोग न्यूज़ देखिए, मैं ना तब तक कड़क चाय लेकर आती हूँ। हमें बोल देती, हम खुद लगा लेते न्यूज। तेरी सास और मुझे, हम दोनों को ही टीवी का रिमोट चलाना आता है। अगर सिर्फ बता भी देती ना, तो हम खुद ही न्यूज लगा लेते। नम्रता बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रसोई में चली जाती है। तभी दोनों सहेलियाँ न्यूज में देखती हैं और उर्मिला बोलती है, बहू ने मारा सास को। ओहो, बहू ने सास को मारने के लिए चाय में जहर मिलाया। फिर सास ने जब चाय पीने के लिए इनकार किया तो बहू ने बेलन से मार के उसका सर फोड़ दिया और सास की हत्या कर दी। अरे उर्मिला, ये क्या खबर पढ़ रही है तू? टीवी में जो बता रहे हैं वही पढ़ना, क्यों इधर उधर की खबरें बताकर डरा रही है मुझे? अरे मैं क्यों डराने लगी तुझे? अब तुझे मुझे खुद डर लग रहा है। अब तो तेरे घर में भी चाय पीने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। अगर तेरी बहू ने भी हमें चाय में जहर मिलाकर दे दिया तो? तू तो फिर भी बच जाएगी। मेरा सोचा है, अगर मैंने चाय पीने से इनकार किया तो बहू तो मेरा बेलन मार के सर फोड़ देगी। तभी वहाँ नम्रता चाय लेकर आती है और बोलती है, हमें नहीं पीनी चाय, ले जाओ। क्यों माँ जी? चाची जी क्यों नहीं पीनी चाय? मैं आपकी पसंद की कड़क चाय बना कर लेकर आई हूँ। बहू,
ये क्या है तेरे हाथ में? बेलन क्यों है? हमें मारने का इरादा है क्या तेरा? बेलन? अरे नहीं माँ जी, ये मारने के लिए थोड़ी है। ये तो मैं रोटियां बना रही थी ना, इसलिए हाथ में लेकर आ गई। अरे अरे डरो मत, मैंने चाय में कुछ जहर नहीं मिलाया है। तुझे कैसे मालूम हमने चाय में जहर मिलाने की बात की है? हमने तो तुझे बताई भी नहीं थी, हम तो न्यूज़ में पढ़ा था। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी थी कि रसोई घर तक मुझे साफ सुनाई दे रहा था। अब आप लोग बिना वजह ही डर रही हैं मुझसे। ठीक है, जा तू चाय रख दे, हम पी लेंगे। बड़ी आई हमको समझाने वाली। जा अपने ससुर जी को उठा दे, उनको चाय भी दे दे, कल से कुछ नहीं खाए हैं। हाँ अभी उठाने जाऊंगी। ये अलग सर दर्द है, जब देखो उनको ये करो वो करो। उफ, ये सब देखकर तो मेरा मन ही नहीं करता। अब यहाँ और देर तक रुकी ना तो दूसरा काम फिर से पकड़ा देंगे। नम्रता मन में बोलते हुए अपने ससुर को उठाने जाती है तो देखती है कि रामलाल पहले से ही उठकर बैठा हुआ था। बहू को आता देखकर रामलाल बोलता है, क्या बात है बहू, घूंघट क्यों नहीं करती हो तुम? तुमको बार बार बताना पड़ेगा क्या? जरा भी दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास, सब चीज बताना पड़ता है तुम्हें। करो जल्दी से अपना पल्लू। वो पिताजी गलती हो गई। माँ जी खाने के लिए बुला रही थी, मैंने कहा शायद पिताजी अभी उठे नहीं होंगे। उठ गया हूँ, जाओ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बता देना अपनी माँ जी को नाश्ता तैयार रखें, और हाँ जब भी मुझे बुलाने आया करो पूरा पल्लू लेकर आया करो। ससुर हूँ तुम्हारा, देवर नहीं। इनका तो अलग ही नाटक चलता है रे दादा। इनके नखरे देखकर तो मेरे सर का दर्द खत्म ही नहीं होता। अगर मैं गरीब घर की बेटी नहीं होती ना तो बताती इतना तंग करने की सजा क्या होती है। नम्रता एक गरीब घर की लड़की थी जो बिना दहेज दिए ललिता के घर में बहू बनकर आई थी। बेचारी अक्सर सास के ताने सुनने के बाद नशेड़ी ससुर को ढूंढने जाया करती। बेचारी गरीब बहू का सर दर्द नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसे ही एक दिन उर्मिला फिर से आती है और नम्रता को रसोई में काम करता देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरी सास कहाँ है, दिख नहीं रही। माँ जी अंदर बैठी हुई हैं, बुलवा दूं माँ जी को या आप खुद ही माँ जी तक चली जाओगी? अरे चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत कर, तू बस एक गर्मा गर्म चाय बना दे। तेरी हाथों की चाय पी के तो बदन में फुर्ती आ जाएगी। चाय का बोलकर उर्मिला ललिता के पास जाती है। तभी नम्रता खुद से बोलती है, आ गई महारानी। ये अलग सा दर्द है, ना समय देखती है ना इंसान, जब मन करे मुंह उठाकर आ जाती है और बोलती है बेटा चाय पिला दे। भला ये क्या बात हुई, भरी दोपहरी में कौन चाय पीता है, जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। नम्रता बेचारी हर रोज अपना दुखड़ा रोती, भला इस गरीब बहू का सर का दर्द कब खत्म होगा। दिन बीतते गए लेकिन नम्रता का सर दर्द वो कभी खत्म नहीं हुआ। ममता अपनी बड़ी बेटी रीमा के साथ अपनी छोटी बेटी गुंजा के ससुराल जाती है, जहां उसकी बेटी गुंजा का अपने पति राकेश की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल था। अपनी माँ और बहन को देखकर गुंजा झट से उनके गले लग जाती है। तभी ममता रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी बड़ी बेटी तो पहले ही विधवा हो गई थी, अब छोटी को भी तूने वही दुख दिया। क्यों मुझे भागन गरीब माँ पर तुझे तरस नहीं आता भगवान? माँ खुद को संभालो, शायद हम दोनों बहनों की किस्मत में यही लिखा था कि हम विधवा बनकर ही अपना पूरा जीवन बिता दें। ममता और रीमा गुंजा को सहानुभूति दे रही होती हैं कि तभी गुंजा की सास सीमा कहती है, डायन है आपकी बेटी, मेरे फूल जैसे बच्चे को खा गई। 6 महीने भी नहीं हुए थे अभी शादी को और मेरे बेटे को भी खा गई। मेरा घर बर्बाद कर दिया इसने। अरे हमारे तो कर्म ही फूट गए जो इस कुलक्षणी को अपने घर की बहू बना लिया। अपनी इस मनहूस बेटी को ले जाओ यहाँ से, एक तो पहले से ही विधवा थी, दूसरी भी हो गई, निकल जाओ यहाँ से। सीमा बुरी तरह जलील कर गुंजा को ममता और रीमा के साथ घर से निकाल देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब ममता के सर पर गरीबी और 2 विधवा बेटियों का भार आ गया था। आसपास के लोग भी ममता की दोनों बेटियों को देखकर तरह तरह की बातें करते थे, साथ ही उनको मनहूस तक कहा करते थे, जिस वजह से कोई भी उन दोनों को अपना घर चलाने के लिए कहीं छोटी मोटी नौकरी तक नहीं देता।
ऐसे ही एक दिन तीनों माँ बेटी बैठे होते हैं। तभी रीमा बोलती है, माँ, आप क्यों हम दोनों की वजह से इतना कुछ सह रही हो? लोगों की बातें, ताने, जिल्लत, हम दोनों की किस्मत अब सिर्फ कोरा कागज हो चुकी है। दीदी सही कह रही है माँ, आपने इतनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर हम दोनों की शादी की, हमें खुशी दी, लेकिन हम दोनों का पति ही किस्मत से हमसे छिन गया, जिसके बाद सबने हमें ही गलत समझा। हम दोनों के पतियों के प्राण लेने की जगह भगवान हमारे प्राण ले लेता तो शायद आज आपको इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है आप हमें जहर देकर मार दो। पागल हो गई हो तुम दोनों, ये सब क्या बोल रही हो? अरे एक माँ हमेशा अपनी औलाद की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और तुम दोनों जहर खाकर मरने की बात कर रही हो। मेरी बच्चियों, समाज चाहे जो कुछ कहे, मैं जानती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ मेरी जान है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। इतना कहकर ममता अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। दिन गुजरते जाते हैं। गरीबी की वजह से ममता के घर के हालात हर दिन और खराब होते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन रीमा सर पर पानी से भरा मटका रखे हुए अपने घर जा रही होती है। तभी गांव के कुछ बदमाश लड़के पत्थर मारकर उसका पानी भरा मटका तोड़ देते हैं और कहते हैं, हाय हाय, क्या बल खाती लहराती कमर है। उफ, इस भरी जवानी में विधवा हो गई। कोई नहीं, हम है ना अपनी जवानी से तुम्हें जवान करने के लिए। वैसे ये भी कमाल है, उसकी बहन भी कमाल है, और दोनों की दोनों विधवा। आजा मेरी रानी, मेरी बाहों में, बिना शादी के स्वर्ग के सैर करा देता हूँ। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं आती ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? और मेरा मटका तोड़ के नुकसान क्यों किया? हाय हाय, ये तीखे बोल भी मीठे लग रहे हैं। नुकसान हुआ तो भर दूंगा मेरी जान, एक बार मौका तो दे। इतना कहकर वो लड़के रीमा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गांव के जमींदार का बेटा हीरा आता है और हीरा को देखकर वो लड़के हवा के झोंके की तरह वहाँ से चले जाते हैं। तभी हीरा कहता है, रीमा जी आप ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। वैसे आपका ये मटका तो टूट गया, अब आप पानी कैसे ले जाएंगे अपने घर? इस गरीब माँ की विधवा बेटी की मुसीबतें कभी खत्म ही नहीं होती। चलो मैं आपको नया मटका दिला देता हूँ। इतना कहकर हीरा रीमा को अपने साथ कुम्हार के लेके जाता है और उसे नया मटका लेकर देता है, जिसके बाद रीमा नए मटके में पानी भरकर अपने घर जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, जहाँ एक तरफ गांव के सब लोग ममता और उसकी बेटियों से चिढ़ा करते थे, वहीं हीरा के दिल में उनके लिए सम्मान और इज्जत थे। हीरा का रीमा से मिलना जुलना बढ़ने लगता है। हीरा अब ममता के घर भी आने जाने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब रीमा और हीरा आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी हीरा की दादी पुष्पा उन दोनों को देख लेती है और कहती है, हाय राम, हीरा कहाँ इस ममता की डायन बेटी के चक्कर में फंस गया। देखो तो ये विधवा कैसे मेरे बच्चे के साथ हंस रही है, जरा भी लाज शर्म नहीं है इसको। अरे अपने पति को तो पहले ही खा चुकी है, अब मेरे पोते के पीछे लग गई। पर नहीं, हीरा की दादी अभी जिंदा है, इसे तो मैं अच्छे से बताऊंगी। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद रीमा अपने घर आती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी और कुछ औरतें भीड़ में सबसे आगे हाथों में काले रंग की बाल्टी लिए खड़ी थी, जिन्होंने बुरी तरह से गूंजा और ममता के मुंह पर काला रंग पोत दिया था। ये सब देखकर रीमा कहती है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्यों और किसने किया? क्यों रे, तुझे नहीं पता कि हम सब ने ये क्यों किया? अरे शर्म नहीं आती तो एक विधवा होकर पराये मर्द पर डोरे डालते हुए मेरे पोते हीरा के साथ आशिकी के फूल खिला रही थी। अरे तेरे कर्मों का फल तो तेरी माँ और बहन को मिलना ही था, अब तुझे भी मिलेगा। आप पागल हो गए हैं क्या? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हैं। मेरे और हीरा जी के बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे परिवार के साथ ये सब करने का। बस बस,
अपनी करतूतों को दोस्ती का नाम मत दे। अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था तुझे मेरे पोते के साथ रंगरलिया मनाते हुए। अरे तुम दोनों तो पहले ही अपने पति को खा चुकी हो, अब हमारे गांव के बेटों को खाने की तैयारी कर रही हो। अरे तुम सब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मूर्खों, जल्दी से इसका मुंह काला करो, फिर इन तीनों माँ बेटियों को बेइज्जत करके पूरे गांव में घुमाना है। पुष्पा की बात सुनकर रंग लिए खड़ी औरत रीमा की तरफ बढ़ने लगती है। ममता और गुंजा बुरी तरह से चीख पुकार करती है, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर हीरा आता है और उन सभी को धक्का देकर पीछे करते हुए कहता है, दादी आप पागल हो गई हैं क्या? ये सब क्या कर रही हैं? एक औरत होकर आप एक औरत का चरित्र खराब कर रही हैं। अरे बेटा पागल हो गया है क्या? तू क्या इन विधवा की बेटियों की तरफदारी करने में लगा है? ये इस लायक नहीं है। बस करो दादी, और आप सब लोग शर्म नहीं आती है क्या? इन सब में मेरी दादी का साथ देते हुए आप लोगों के पास क्या सबके चरित्र के पंचनामे हैं? नहीं ना, तो फिर किस बुनियाद पर आप रीमा को गलत बता रहे हैं? अगर ये गलत है तो उस बुनियाद पर तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ना रीमा विधवा है, उसकी एक विधवा बहन है, माँ है। मुझे भी दो सजा, करो मेरा मुंह काला। हीरा बाबू आप क्यों हम सबके लिए इतना कर रहे हैं? इन लोगों को जो करना है करने दो। मैं और मेरी बेटियां जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, पर इन लोगों को बस वही देखना है जो इनके दिल में है। कोई मेरे दिल का दर्द नहीं समझ सकता, एक माँ का दर्द नहीं समझ सकता जिसकी दोनों बेटियां भरी जवानी में विधवा हो गई। बस ये लोग हर दिन मेरे जख्मों पर नमक मलते रहते हैं। किसी की किस्मत में क्या लिखा है, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। और हाँ, करता हूँ मैं प्यार रीमा से और करता रहूंगा, और शादी भी करूंगा और गुंजा की भी करवाऊंगा, क्योंकि विधवा हो जाना किसी लड़की के जीवन का अभिशाप नहीं है, बल्कि आप जैसे लोग अभिशाप हैं जो जहर भरा दिल और जुबान लिए घूमते हैं। हीरा और ममता की बात सुनकर सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और सभी ममता, रीमा और गुंजा से माफी मांगती हैं। और कुछ समय बाद हीरा रीमा से शादी कर लेता है और पुष्पा भी रीमा को हंसी खुशी अपना लेती है।